जय हिंद बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन करेंगे। संसाधन के रूप में लोग इस अध्याय में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि परिसंपत्ति किसे कहते हैं। परिसंपत्ति से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मशीन, भूमि, भवन, ट्रक आदि। और यदि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। बच्चों, वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान में उत्पादन की कला और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। बच्चों, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। हम इसे उस वक्त अनदेखा कर देते हैं जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही तरह देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। बच्चों, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के कारण भौतिक पूंजी की ही तरह प्रतिफल देता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोग अधिक उत्पादकता कर सकते हैं और उससे उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। इसी तरह जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे भी अधिक और उच्च उत्पादकता कर सकते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं। बच्चों, उच्च आय से न केवल ज़्यादा शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि मानव उसमें अपना सहयोग ना दे। कई दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है। दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश करके इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश करने से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में निवेश करना भूमि और पूंजी में निवेश करने जैसा ही है। जैसे एक बच्चे पर यदि निवेश किया जाए
जैसे उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाए तो वही बच्चा भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। बच्चों, ज़्यादातर यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं या अधिक पैसा खर्च करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। इसके साथ ही वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा पर अधिक निवेश और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इसके विपरीत जो माँ बाप अशिक्षित होते हैं वे अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र बना लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। बच्चों, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित और धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन आयात करते हैं या दूसरे देशों से मंगवाते हैं। अब प्रश्न यह है कि वे धनी और विकसित कैसे बने, क्योंकि जापान में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियां कौन सी हैं। अर्थशास्त्र में गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, बीमा आदि शामिल है। इन गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों के 2 भाग हैं, बाजार गतिविधियां और गैर बाजार गतिविधियां या क्रियाएं। बाजार की गतिविधियों में पारिश्रमिक शामिल है, जो प्रदर्शन करता है, अर्थात वेतन लाभ के लिए की गई गतिविधि। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार गतिविधियां आत्म उपभोग के लिए उत्पादन हैं। ये प्राथमिक उत्पाद की खपत और प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों के खुद के खाते का उत्पादन हो सकता है। बच्चों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन था। पुरुषों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन इसके विपरीत महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया गया था। शिक्षा ने व्यक्तियों के लिए आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज़्यादातर महिलाएं उन जगहों पर काम करती थीं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं। इस क्षेत्र में रोजगार अनियमित और निम्न आय की विशेषता थी। बुनियादी सुविधाएं, मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। हालांकि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता था। जो आइए अब जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में समझते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर देश के लोगों द्वारा अधिकृत जीवन प्रत्याशा और कौशल गठन द्वारा इंगित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की विकास दर तय करता है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा समाज के विकास में योगदान करती है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने
तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था, यह महत्वपूर्ण कदम है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। बच्चों की उपस्थिति को और बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण को प्रोत्साहित करने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना शुरू की गई। धारण का अर्थ है किसी वस्तु को रखने की क्रिया। 12वीं योजना सूचना प्रौद्योगिकी, दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण के उपयोग पर बढ़ती पहुंच, गुणवत्ता, राज्य विशिष्ट पाठ्यक्रम, संशोधन, व्यावसायिकता और नेटवर्किंग को अपनाने पर केंद्रित है। आइए बच्चों, अब हम स्वास्थ्य के संबंध में समझते हैं। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार देश की प्राथमिकता रही है। हमारी राष्ट्र नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में एक विस्तृत स्वास्थ्य जनशक्ति का विकास किया है। बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। भारत में हमारे पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है। हालांकि बेरोजगारी की प्रकृति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी थी। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो लोग कृषि पर आश्रित होते हैं उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। कृषि में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, बोना, कटाई, काटना, निराई, खेत की गुड़ाई करना या खोदना और गहाई, दाने अलग करने के लिए धान आदि के डंठल की झड़ाई करना। इनके अलावा कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास जमीन होती है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा ज़्यादातर कृषि काम में लगे परिजनों में होता है। जैसे किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे रहते हैं। इसमें 3 लोग अतिरिक्त या एक्स्ट्रा हैं। ये तीनों एक ही खेत में काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन 3 लोगों द्वारा किया गया सहयोग 5 लोगों द्वारा दिए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है। इस प्रकार खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवकों को रोजगार नहीं प्राप्त है। मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। एक ओर तकनीकी ज्ञान प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। बच्चों, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना आती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोग जो कार्य करना चाहते हैं वे रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से भी अलगाव बढ़ता है।
बच्चों, इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों का संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो करते हैं, पर ऐसा लगता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई दूसरा काम करना पसंद करते हैं। बच्चों, गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो, और वे अपनी इस कमाई से केवल किसी तरह जीवन यापन कर पाते हैं। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। जैसे कृषि में सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह से कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है और प्रत्येक परिवार में अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। बच्चों, आइए उपरोक्त 3 क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करते हैं। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। बच्चों, आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में हमने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। बच्चों, आइए एक कहानी के द्वारा ये समझते हैं कि लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति कैसे बन जाते हैं। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाह रहे थे।
उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सब लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों के कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें घर पर हल करने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 1 है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? प्रश्न नंबर 3, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? प्रश्न नंबर 4, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 5, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।